मुझे ऐसा लगता है जहां जहां चीजों को जैसे जैसे टीचर्स बताएंगे आपको उन सब लोगों को उसी तरह से उन चीजों को समझना चाहिए। स्मार्टनेस उसे कहते हैं जो सवाल को देखा, सोचा, खट से याद किया, अरे ये तो वैसे होना था, खड़ाक से सॉल्व कर लिया। हमारा पर्पस यही। टैलेंट के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क के चक्कर में मत पड़ो, बट कंसिस्टेंट होगे तो तुम हार्डवर्क को भी हरा दोगे और टैलेंट को भी हरा दोगे। ये जीतने की एक आदत जो है, ये जब तक लगेगी नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अलग अलग टॉपर की सुनकर, अलग अलग तरह के शेड्यूल्स को फॉलो करके, अलग अलग मॉड्यूल्स को लगाकर, अलग अलग बुक्स को लगाकर आप कहीं के नहीं रहने वाले। साफ सुथरे नोट्स हैं सर, मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं सर। नोट्स बनाते वक्त सबसे बड़ा फायदा यह कि जब कोई चीज पढ़ी जाती है और आप उसका नोट्स बनाते हैं तो वो एक बार वही रिवाइज हो जाती है जब आप उसको लिख रहे होते हैं। हेलो बच्चों, आप जेई की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं और रिजल्ट भी आने वाला है। जो भी अब बच्चे 2025 की तैयारी में लगे हैं उनको मुझे लगता है कि तमाम लोगों से कुछ सीखना चाहिए, उन तमाम लोगों से जिनकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। तो जहां तक हम लोगों का सवाल है, टीचर्स का सवाल है, एक्सपीरियंस से हम अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें ऐसी निकाल सकते हैं जो तुम लोगों को बताई जा सकती हैं, जिससे कि तुम एटलीस्ट वो गलतियां ना करो जो बच्चों ने की हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंक जितनी अच्छी आनी चाहिए या जितना अच्छा रिजल्ट उनको मिलना चाहिए, शायद वो उतना अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिला। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो भी बच्चे जेई 2025 के लिए तैयार हो रहे हैं, जो लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, जो लोग जेई के मेंस के लिए या एडवांस के लिए तैयार हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी 5-6 चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। और ये बहुत जनरल है, मतलब एज सच पूरी कोर्स के दौरान, पूरी तैयारी के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मेन 4-5-6 चीजें हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आप अपने रिजल्ट से दूर होते चले जा रहे हैं। जिनमें मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा, शायद तुमको वो बहुत ज्यादा लॉजिकल ना लगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो होते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा लॉजिकल समझते हैं। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली की बातें करते हैं, हम बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाले हैं, हम शायद बहुत हमें सारी बातें बहुत लॉजिकल करनी चाहिए, हमें पढ़ते वक्त भी बहुत ज्यादा लॉजिकल होना चाहिए। मुझे इस पे एक डाउट है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज शेयर कर सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा लॉजिकल लेने की कोशिश की है। मैं मानता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्रॉपर पूरी तरह से लॉजिकल, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, तैयारी स्मार्टली करा करो। स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं होता कि आप हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढें। आप समझिए, आपको कोई फॉर्मूला है, आप चाहे तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशंस देख सकते हैं, आप चाहे तो उस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, सब कुछ सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन बेहतर यही है कि सब कुछ करने के बाद आप उस फॉर्मूले को याद भी करें। आप हर बार एग्जाम में आता हुआ सवाल को, उस फॉर्मूले को, जहां पर भी वो सवाल के अंदर वो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, आप उनको डिराइव करने बैठ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो डिराइव करके निकालूंगा बिकॉज मैंने तो याद नहीं कर रखा है, तो ऐसे में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जहां जहां चीजों को समझना था आपने समझा है, जहां जहां चीजों को समझकर याद करना है आपने याद किया है, और मैं तो यह भी कहूंगा जहां आपने बिना समझे भी याद किया है वहां आपको बिना समझे भी याद करना चाहिए। बिकॉज बहुत ज्यादा लॉजिकल होना एक ऐसे एग्जाम के लिए जिसको देकर आपको सिर्फ वहां जाके पढ़ना है, मुझे नहीं लगता हमें किसी चीज के बहुत ज्यादा पीछे या उसकी बहुत गहराई में जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जहां जहां चीजों को जैसे जैसे टीचर्स बताएंगे आपको उन सब लोगों को उसी तरह से उन चीजों को समझना चाहिए। अननेसेसरी बहुत ज्यादा लॉजिकल होना ये इस एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा समझदारी नहीं रखता। तो ये आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग इस बात को एग्री करें, कुछ लोग हो सकता है इस बात को एग्री ना करें, लेकिन मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज देखी है और मेरा अपना मानना यह है कि जिन चीजों को आपको समझकर याद रखना चाहिए वो याद रखना चाहिए। आप भले ही ये बात बात बोलते रहे कि फिजिक्स बहुत लॉजिकल है और मैथ्स के अंदर बहुत लॉजिक्स है, मैं सारी बातें समझता हूं, मैथ्स में याद नहीं कर सकते, फिजिक्स में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते और जिसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट्स, वो फॉर्मूले याद तो रखने ही पड़ते होंगे ना, आप हर बार किसी चीज को डिराइव करने तो नहीं बैठते होंगे। तो इसलिए लॉजिकल होना समझदारी है, बट बहुत ज्यादा लॉजिकल होना वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस बात को जो भी बच्चे इस साल या तो ड्रॉपर बच्चे हैं या फिर जो 12th में हैं, जो कि 2025 में अपना पेपर देने जा रहे हैं आईटी का, जेई का, तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि भाई समझदारी से काम करो, स्मार्ट बनो यार। हमें स्मार्ट बनना है, हमें मजदूर नहीं, हमें स्मार्ट बनना है। और स्मार्टनेस ये नहीं होती कि घुस जाएंगे और आज डिराइव ही करके छोड़ेंगे, हर सवाल को करने से पहले डेरिवेशन करेंगे, ना ना ना। स्मार्टनेस उसे कहते हैं जो सवाल को देखा, सोचा, खट से याद किया, अरे ये तो वैसे होना था, खड़ाक से सॉल्व कर लिया। हमारा पर्पस यही था।
ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरी जो कमी है वो ये बहुत बड़ी कमी, इसका ये तो हर कोई कहता है, हर कोई समझता है और तुम भी इस बात को एग्री करते हो सर, कंसिस्टेंसी की कमी है अगर हमारे अंदर तो परेशानी। आप समझ रहे सर, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरा तो अपना मानना यह है कि टैलेंट तो सबसे लास्ट में आता है, खूब मेहनत हार्ड वर्क भी लास्ट में, सेकंड लास्ट आती। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप समझिए, कहीं ऐसा ना हो सर आज तो रात भर पढ़ेंगे 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है सर। आप ऑब्वियसली जो आज रात भर पढ़ेगा उसको हार्ड वर्किंग बोला जाएगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं, बिल्कुल हार्ड वर्किंग है। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट नहीं तो वो उस बच्चे से पीछे रह जाएगा जो रेगुलर बेसिस पे 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहा है। इसलिए टैलेंट के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क के चक्कर में मत पढ़ो, बट कंसिस्टेंट होगे तो तुम हार्ड वर्क को भी हरा दोगे और टैलेंट को भी हरा दोगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा हो, आप सोचिए कितना अच्छा हो कि मैं टैलेंटेड भी हूं, मैं हार्ड वर्किंग भी हूं और मैं कंसिस्टेंट भी हूं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता सर। टैलेंट तो न जाने कैसे मिलता है सर, मुझे नहीं पता मैं टैलेंटेड हूं कि नहीं, लेकिन सर जो मेरे हाथ में है वो मैं जानता हूं। मेरे हाथ में एक हार्ड वर्क है और मेरे हाथ में कंसिस्टेंसी है सर। अगर ये दोनों मिल जाए तो सर टैलेंट वैलेंट क्या देखना सर, इस पेपर में टैलेंट नहीं सर, इस पेपर में मेहनत देखी जाती है और लगातार की मेहनत देखी जाती है। आपने लगातार कितनी मेहनत की है देखा जाता है। अवॉइड करो, अगर कहीं से भी तुम्हारे दिमाग में कुछ इस तरह की बात आ रही है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है या हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, तो ये पढ़ाई को एक हैबिट बना लो सर। जिस तरह से खाना खाते हैं, जिस तरह से सोना हमारी एक हैबिट है, उसी तरह से पढ़ाई भी अपनी एक हैबिट बना लो कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पर पढ़ना है। जैसे खाने का टाइम, अरे भाई खाने का टाइम हो गया, अरे भाई खाने का टाइम हो गया मतलब कभी भी खा लिया करो, जब भूख लगे तब खा लिया करो। नहीं नहीं, हमारे फिर भी मुंह से आवाज निकलती है खाने का टाइम हो गया। इसी तरह से सिर्फ ये बात होनी चाहिए, पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल हैबिट है मेरी, पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो जो बच्चा रेगुलर हैबिट में रहता है, वो जो कंसिस्टेंट रहता है, वो टैलेंट को भी आराम से हरा सकता है। ये एग्जाम ऐसा एग्जाम, ठीक है ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट, जो जनरली बच्चे करते हैं और ये बहुत गलत है। फिर तुम कह सकते हो सर ये भी इलॉजिकल है, आपने लिखा है डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय टॉपर्स, क्या बात कर रहे हैं सर, वही तो है सर, उन्हीं को देख देख के ही तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी, इस चक्कर में हम अपनी कमियों को अवॉइड करते हैं। आप समझ बात को, अगर मैं ये सब देखना शुरू कर दूं कि फलाना साहब के नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर खराब आ रहे हैं, वो साहब जो है जो वो तो लग रहा है वो फलाना साहब से ट्यूशन भी पढ़ते हैं, वो तो अलग से कमरा लेके रहता है, वो घर में नहीं रहता, मैं तो घर में रहता हूं, घर में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वगैरह वगैरह। ये जो आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, जिन लोगों को देखकर भी, टॉपर्स इन द सेंस जो आपसे आगे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो अगर आप अपने से आगे वाले को देखकर ये सोच के अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत। हां, आप लॉजिकल हैं, आप समझदार हैं, आप अपनी समझदारी से जो डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं, बट ये कि किसी को देखकर आप वैसा कुछ करना शुरू करें बिना ये सोचे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा, इनफैक्ट अपने कई फ्रेंड्स को और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो दूसरों को देखकर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और वो चेंज सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा करता है। वो ये नहीं देखते कि उनके मार्क्स कम क्यों आए। अगर किसी बच्चे ने अपना इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे मार्क्स इस वजह से कम आए, इस वजह से कम नहीं आए कि मैं यहां रहता हूं या मैंने ये काम किया ना, मेरे मार्क्स इस वजह से कम आए क्योंकि मेरे अंदर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर कोई बच्चा इन चीजों पर गौर करेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि वो किन्हीं बहुत बड़े बड़े आदमियों की बातें सुनता है और उन्हीं को सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी। और इस चक्कर में जैसे कि नॉर्मली होता है सर, एक टॉपर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि मैं तो फलाना किताब लगाता हूं सर। दूसरे से बात की तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उस किताब से बेहतर ये वाली किताब है। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता सर, दोनों अच्छे बच्चे हैं, दोनों अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मैं क्या करूं सर? मैं दोनों ही किताबें खरीद लेता हूं, मैं उस इंस्टीट्यूट का भी मॉड्यूल लगाऊंगा सर, मैं उस किताब को भी लगाऊंगा सर, मैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यहां से पढ़ता हूं, इस किताब से, वो वहां से, उस किताब से। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। 36 किताबें लगाने से अच्छा है एक एनसीईआरटी और एक अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर लगा लिया जाए, तो मेरा अपना मानना यह है कि आप बहुत आराम से जेई में सेलेक्ट हो सकते हैं, आप किसी भी मन चाहे आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको कोई बहुत टॉप रैंक चाहिए तो ऐसे में डिस्कशन हो सकता है, और हम लोग इस बारे में कभी आगे भी बात करते हैं, क्लास में भी बातें होती हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक लेना चाहे तो अलग बात है। अदरवाइज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी को या किसी भी ऐसी बुक को जो एक बेसिक बुक है, और साथ ही साथ एक ऐसे मॉड्यूल को या ऐसी कोई किताब जिसके अंदर सिर्फ जिसके सारे सवाल आप लगा पाए, और एक बार नहीं आप दो दो तीन तीन बार लगा पाए, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं और उनको करा कैसे जाएगा, बजाय इसके कि आप 5 किताबें लगाएं। इससे अच्छा आप एक ही किताब को 5 बार लगाएं, वो ज्यादा फायदा करेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को अवॉइड किया जाए। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जिस तरह से मोबाइल फोन हमारे या फिर लैपटॉप्स हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ, ये ठीक है, उन उन चीजों को यूज किया जा सकता है। एक अच्छी चीज, यूट्यूब देख रहे हैं आप, यूट्यूब में एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जो आपको इंस्पायर करता है, यूट्यूब में आप एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जो आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब में आप ऐसा चैनल देख रहे हैं, या कोई भी टीवी में या मोबाइल पर जो भी कुछ आप देख रहे हैं जो कि आपको इंस्पायर कर रहा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। अवॉइड करिए इस तरह के किसी भी डिस्ट्रैक्शन को, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं, और एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो हैबिट छूट जाती है, और हैबिट छूट गई तो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये जीतने की एक आदत जो है, ये जब तक लगेगी नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 36 तरह के मटेरियल्स को अवॉइड करिए। ये किताब, वो किताब, यहां से पढ़ना, वहां से पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आपको ये लगने लगेगा कि यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इससे अच्छा है किसी एक चीज को पकड़ लीजिए और किसी एक चीज को पूरा रगड़ डालिए, उससे ही आपको फायदा मिलने वाला है। आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें कर कर या टॉपर्स की बातों में आके, अलग अलग टॉपर की सुनकर, अलग अलग तरह के शेड्यूल्स को फॉलो करके, अलग अलग मॉड्यूल्स को लगाकर, अलग अलग बुक्स को लगाकर आप कहीं के नहीं रहने वाले। क्लियर है? ठीक। और जहां तक एक और बात है वो यही है कि पढ़ते हैं सर, क्लास भी करते हैं, सब कुछ होता है और सब कुछ चलता है, बट दिक्कत ये है कि सर आदत नहीं है सर नोट्स वोट्स बनाने की। अ, उसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। और मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत बुरी आदत है यार। तुम लोग आगे जो पूरे साल तैयारी करने वाले हो, तुम्हारे पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, और जो बच्चे भी एक साल लग कर तैयारी करने जा रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले सबसे बड़ी हिदायत यही दूंगा कि तुम्हारे अपने लिखे हुए हाथ से नोट्स होने चाहिए। वो सुंदर नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं सर, अगर सुंदर हुए तो क्या बुराई है? मैं तो ये बोल रहा हूं नहीं होने चाहिए। आप उसको सुंदर मत बनाइए। आप अननेसेसरी लाल पेन, काला पेन, हरा पेन, नीला पेन बिल्कुल यूज मत करिए। आप एक साफ सुथरा कॉपी लीजिए, उस साफ सुथरी कॉपी में आप साफ सुथरा लिख दीजिए, बस। उसको सुंदर बनाना, सजाना, संवारना, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। ऐसी कोई राइटिंग जो मुझे समझ में आती है, मैं बस वो लिखूंगा। मैं दुनिया के लिए ये नोट्स नहीं बना रहा हूं, वो नोट्स मेरे लिए हैं, मैं उसको समझ लेता हूं। साफ सुथरे नोट्स हैं सर, मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं सर। नोट्स बनाते वक्त सबसे बड़ा फायदा यह कि जब कोई चीज पढ़ी जाती है और आप उसका नोट्स बनाते हैं, तो वो एक बार वही रिवाइज हो जाती है जब आप उसको लिख रहे होते हैं। और उसके बाद अगर आपने दोबारा उसको रिवीजन में ले लिया, जो कि आपकी हैबिट है प्रॉपर रिवीजन की, अगर आपको प्रॉपर रिवीजन की हैबिट है, तो आप समझ लीजिए वो लिखी हुई चीजें, वो करी हुए सवाल, वो कभी भी गलत नहीं होंगे, वो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर ऐसी हैबिट हो जो नोट्स बनाने की, और साथ ही साथ उन नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करने की। लेकिन उसके लिए टाइम आपको खुद निकालना होगा। सैटरडे संडेज में जिस दिन क्लासेस नहीं है, आप या जैसे भी आप रात में सोते वक्त जब बहुत तगड़ी नींद आती है, उस टाइम पर भी ऐसी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, ताकि इंटरेस्ट आए और आप आधा घंटा पौन घंटा और जाग सके। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स बनाना, और नोट्स में भी इंपॉर्टेंट चीजें। आप समझ रहे बात को? नोट्स का मतलब ये नहीं होता दोबारा सब कुछ छाप दिया। नोट्स का मतलब ये हुआ सर ऐसी चीजें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगती हैं मुझे लिखनी चाहिए, और उन चीजों को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना चाहिए। आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। शॉर्ट नोट्स भी बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें नोट की जाए, जो किसी भी एग्जाम से पहले देख कर जाया जाए, ताकि उस एग्जाम में उस टॉपिक से आने वाला कोई भी चीज हम कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को जेई 2025 का पेपर देना है, वो क्योंकि आप शुरू हुए हैं, उन्होंने क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दी होंगी, उन लोगों ने कोचिंग में जाना स्टार्ट कर दिया होगा। उन सारे बच्चों से मैं यही कहूंगा, जो भी कराया जा रहा है, जैसा भी कराया जा रहा है, आप उनके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं और उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करें। किसी एक स्टडी मटेरियल को उठाएं और उसी को घिसना शुरू कर दें, और उसके बाद रेगुलर हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं, और सब कुछ होने के बाद आप देखेंगे कि जो बच्चा कंसिस्टेंट है, जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा हीरो नहीं बन रहा है, जो स्मार्ट है, आप देखेंगे उसको रिजल्ट जरूर मिले। समझ में आ रहा है? और जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि जो सब कुछ होने के बाद जो एक बच्चा सबसे ज्यादा घबराता है, मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। हम जनरली ये सोचते हैं, जो कि बोला भी जाता है तमाम जगहों पर, वीडियोस हैं तमाम जगहों पर, लोग यूट्यूब पर डालते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डालते हैं कि अगर तुमने ये कर दिया तो, ऑब्वियस है कि ये लिखा हुआ दिखेगा तो कौन सुनेगा उनकी बातें, कि खूब मेहनत करो, रात दिन पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा तभी। तो आदमी सोचेगा यार ये कौन सी नई बात बता रहा है, ये तो हमें भी पता है, रात दिन तभी पढ़ाई करेंगे, रात दिन खूब मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही, इसमें क्या नया है। लेकिन सोचो उसी में कोई वीडियो ये आ गई, 1 घंटा भी अगर तुमने डेली का पढ़ लिया तो तुम जेई में 500 के अंदर रैंक ला सकते हो। बस बच्चे उसी चैनल को देखेंगे और उसमें जो बकवास की गई है वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इजी वे है। आप समझ रहे हैं, दिन में 1 घंटा पढ़ लेंगे,
1 घंटा पढ़ के पास हो रैंक, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि जेईई में रैंक ही नहीं आई। ये बेवकूफी बिल्कुल मत करो। मैंने जैसे बताया, आप अननेसेसरी उल्टी सीधे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। इस तरह की कोई भी चीज जो आपको ये कहती है कि ये शॉर्ट वे है, ये आसान रास्ता है अच्छी रैंक लाने का या अच्छा रिजल्ट लाने का, ये बिल्कुल बेवकूफी है। इस एग्जाम में सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है तुम्हारी हार्ड वर्किंग यार, तुम्हारा कंसिस्टेंसी। यही तो वो चीज है जो तुम्हारी देखी जाने वाली है। अगर तुम इन्हीं को अवॉइड करोगे और ये सोचोगे तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से और मुझ जैसे तमाम टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, जो भी बड़े लोग हैं, उनमें से किसी से भी पूछ लेना, वो यही कहेंगे किस बेवकूफ की बातों में आ रहे हो, कौन सी चैनल देख रहे हो जिसमें यह कहा जाता है कि 1 घंटा पढ़ो तो सिलेक्शन होगा। आसान आसान ये 5 चैप्टर कर लिए तो तुम भोर दोगे। पागल हो गए हो? इतने सारे चैप्टर्स में से 5 चैप्टर करके जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे अच्छी रैंक से? सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल बेवकूफी। क्योंकि टाइम है सर, अगर मेरे पास टाइम ना हो, एक ही दिन का टाइम है, आज तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो ऐसे में सर 5 चैप्टर भी पढ़ लूंगा तो बहुत बड़ी बात है। तुम किन लोगों की बातों में आ रहे हो? सर मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं इस टाइम पर किसी भी तरह से किसी भी टफ चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकता। समझदारी ये कहती है कि अगर मैंने खूब मेहनत कर ली, अपने टफ चैप्टर पर खूब माथा फोड़ लिया, सर खूब दिमाग लगा लिया, उसके बाद भी अगर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं या वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, तो शायद लास्ट में आके मैं कुछ इतना तो कर लूं कि अगर उस चैप्टर पर कोई इजी सवाल आए या कोई ऐसा सवाल जो काफी लोग कर सकते हैं, तो मैं एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करके सही कर सकूं। इसलिए बेस्ट है कि आपको हर टफ चैप्टर को करना है। आप किसी भी तरह से टफ चैप्टर्स को अवॉइड मत करिए, किसी की इधर उधर की बातें मत सुनिए। ये बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, वो न जाने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपको एक्चुअली एक अच्छा इम्तिहान देना है और उस अच्छे इम्तिहान को निकालना है। इसलिए मेरी समझदारी या तुम्हारी समझदारी तो यही कहती है कि सर मुझे हर तरह के चैप्टर्स को कवर करना है, एक लेवल तक जहां तक मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं। बहुत मेहनत के बाद भी अगर मुझे कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में सर एटलीस्ट उस चैप्टर के ऐसे सवाल जो वो मेंस लेवल पर पूछे या आसान सवाल वो मुझसे पूछे, तो मैं एटलीस्ट उनका जवाब तो दे सकूं। तो कुछ चैप्टर्स में इस तरह की बात बाद में की जा सकती, बट ये कि नहीं सर मैंने तो टफ चैप्टर्स को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मुझको तो वीडियो में बताया गया है कि इन 5 चैप्टर को छोड़कर भी 100 में 100 नंबर लाए जा सकते हैं, तो ये निहायती बेवकूफी। इस तरह की किसी भी चीज को दूर अपने से दूर रखें, आप अननेसेसरी नुकसान कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि ये वो कुछ चीजें हैं, सब कुछ करने के बाद ये वो कुछ चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, उन नोट्स को पढ़ने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेहनत के साथ उनको पढ़ना है। बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, जिन चीजों को समझकर याद रखना है आप उनको याद रखने की कोशिश करिए। और तमाम लोग बताते हैं याद करने के लिए टेबल पर कुछ कुछ फॉर्मूले लिख दिए, कुछ कुछ कर लिया, कुछ मेन पॉइंट्स लिख दिए, ये तमाम चीजें ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद मेन यही है कि भाई रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना है, हर तरह के चैप्टर्स को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। और इन सब के बाद सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं, मुझे जो लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अब जान लगानी पड़ेगी, खूब जान लगानी पड़ेगी। अपने आप पर और अपने टीचर्स पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को अपने आप पर और अपने टीचर्स पर भरोसा है, वो 100% सक्सेसफुल होने जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है। आप जमकर कोशिश करिए, जैसा टीचर्स आपसे कहेंगे अगर आप वैसा करते हैं, अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर, किसी की बेकार की बातें ना सुनकर, किसी को देखकर ना करके, आप देखेंगे कि आपको एक जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा अपना कहना यही था, है ना। तो इन इन 4-5 बातों को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। बाकी आप उन सारे बच्चों के लिए जो 2025 में जेई का पेपर देने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो खूब जमकर कोशिश करनी है, खूब मेहनत करनी है और देखना है कि एक जबरदस्त रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सब लोग कोशिश करें, इन बातों का ध्यान रखें। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सही लगती हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।